विद्यार्थियों, बीते कुछ दिनों से हम परिवार की अवधारणा पढ़ रहे हैं। हमने ये जाना कि आदिम समाजों में परिवार के कौन कौन से स्वरूप व्याप्त हैं। हमने ये भी जाना कि पितृवंशी परिवार और मातृवंशी परिवार कौन से परिवार कहे जाते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है। हमने ये भी जाना कि वंशावली के आधार पर, संबंधों के आधार पर और विवाह के आधार पर परिवार के किस प्रकार से सामाजिक वैज्ञानिकों ने विभेद किए हैं। आज मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि परिवार की अवधारणा का आज आखिरी कक्षा है। उसके पश्चात हम विवाह की अवधारणा को पढ़ेंगे। और जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो आपका पेपर है उसमें निरंतर हम एक एक करके एक एक टॉपिक आपका जो प्रिस्क्राइब्ड है उसे हम समाप्त करते जा रहे हैं। आज परिवार की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। तो आज हम ये जानेंगे कि परिवार के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से कार्य हैं, ऐसी कौन सी भूमिका समाज द्वारा परिवार को दी गई है जिसकी निर्वहन करने की अपेक्षा विश्व भर में परिवार से की जाती है। ये सर्वविदित सत्य है कि परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। बच्चा परिवार में जन्म लेता है और विकसित होकर एक आदर्श नागरिक बनता है। जैसा कि आपने फर्स्ट की कक्षा में जाना था सामाजिकरण के सिद्धांत को, और उस सामाजिकरण के सिद्धांत में आपने स्पष्ट रूप से जाना था कि जो सामाजिकरण, पहली बात तो आपको याद होगा कि सामाजिकरण क्या है। तो सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया का नाम है, ये बात आप जानते ही हैं। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभिक चरण कहाँ से होता है? परिवार से ही होता है। तो परिवार में ही बच्चा जब जन्म लेता है तो वहाँ से ही वो समाज में रहने के समस्त स्वरूपों को सीखता है। समाज में किस प्रकार से समाज और जो उसका जीवन है उसको जीवन के जीने का तरीका, किस प्रकार से उसे भोजन ग्रहण करना है, किस तरीके से उसे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का निर्वहन करना है, किस प्रकार से उसे समाज के साथ अपने संबंधों को निर्वाहित करना है, ये तमाम तरह की चीज़ें बच्चा जन्म के बाद परिवार से सीखता है। तो विकसित होकर वो एक आदर्श नागरिक बन सके, इसमें परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो परिवार वो वर्कशॉप है, वो कार्यशाला है जिसमें आदर्श नागरिक गढ़े जाते हैं। रुस्के, ये एक सामाजिक वैज्ञानिक है, इनके शब्दों में परिवार व्यक्तित्व को पालना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेंटर है। ठीक है। परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन। तो परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो मानव जीवन के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बालक को सीख देने वाली प्राथमिक पाठशाला है। परिवार एक ऐसा छोटा सामाजिक समूह है जो बालक में सामाजिक मूल्यों एवं रीति रिवाजों के प्रति लगाव उत्पन्न करता है। स्पष्ट है बिल्कुल कि परिवार एक ऐसा छोटा सामाजिक समूह है। परिवार वैसे तो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, लेकिन इसे सामाजिक वैज्ञानिक किस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं? वो कहते हैं परिवार एक ऐसा छोटा सामाजिक समूह है जो बालक में सामाजिक मूल्यों एवं रीति रिवाजों के प्रति लगाव उत्पन्न करता है। समाज में जो अव्यवस्थित व्यक्तित्व है उसको नियंत्रित एवं कंट्रोल में लेते हुए एक सकारात्मक दृष्टि से उसकी भूमिकाओं को निर्वहन करना, उसे भूमिकाओं का निर्वहन करना सिखाया जाता है। किसे? बालक को। तो इन तमाम बातों की आधार भूमि पे जो प्रकार खड़े हुए हैं वो हम देखते हैं। पहला प्रकार परिवार का कौन सा है? पहला प्रकार है प्राणी शास्त्रीय कार्य। एक परिवार के द्वारा सर्वप्रमुख जिस तथ्य की विवेचना विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों ने की है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रकार है, कार्य है जो परिवार के माध्यम से व्यक्ति पूर्ण करता है, वो है यौन इच्छाओं की पूर्ति। देखिए बच्चों, ये बायोलॉजिकल नीड जो है किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो पुरुष और स्त्री है, उस नीड को पूरा करने के लिए, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवार की स्थापना की गई है। तो यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए परिवार दाम्पत्य जीवन में, एक स्त्री और एक पुरुष दाम्पत्य जीवन में बंधकर परिवार की स्थापना करते हैं और संतान उत्पत्ति करते हैं।
ठीक है। अब अगर मान लीजिए संतान उत्पत्ति नहीं हुई किन्हीं कारणों से, तो इसका तात्पर्य ये तो ना हुआ कि वो जो दंपति हैं उनका परिवार स्थापित नहीं हुआ। तो परिवार का प्रथम प्रकार क्या है? प्रकार या कार्य जिसे कहना चाहिए, या ड्यूटी जिसे हम कह सकते हैं, वो है यौन इच्छाओं की पूर्ति करना। यह हुआ प्राणी शास्त्र का। उसके बाद हम दूसरा जो उसका कार्य देखेंगे वो है संतान उत्पत्ति। संतान को जन्म देना परिवार का दूसरा महत्वपूर्ण प्राणी शास्त्रीय कार्य है। संतान को देखिए, अगर ये मान के चले कि संतान उत्पन्न नहीं होगी, किसी भी दंपति की अगर संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो अंतोतगतवा वो देश समाप्त हो जाएगा आने वाले 50-60 सालों में या 70 सालों में, अगर भावी पीढ़ी का जन्म नहीं होगा। क्योंकि जो समाज के बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और उनके पीछे अगर कोई जनरेशन नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ संतान उत्पत्ति बहुत कम है, अर्थात लोग जानबूझ के इच्छा से विभिन्न कारणों के चलते संतान उत्पत्ति नहीं करते, या फिर एक ही संतान का जन्म अधिकतर जो आजकल आधुनिक परिवार हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे परिवारों में, ऐसे देशों में बहुत व्यापक तौर पर ये देखने में आया है कि अब कुछ देश तो ऐसे हैं जो लगातार प्रोत्साहित करते हैं दंपतियों को कि वो संतान को जन्म दें, और उस प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। और अगर वर्किंग कपल्स हैं तो उन्हें 1-1 साल की छुट्टी भी दी जाती है कि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके। क्योंकि ये देखने में आया है कि आजकल पुरुष और स्त्री दोनों ही कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को संभालने में उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन्हीं कारणों के चलते हुए वो संतान उत्पत्ति को अवॉइड करते हैं, बच्चों को जन्म देना अवॉइड करते हैं कि हम जब घर से बाहर चले जाएंगे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो इन समस्याओं को समझते हुए कई देशों ने अनेक ऐसी स्कीम्स बनाई हैं जहां पर संतान उत्पत्ति के पश्चात के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, छुट्टियां दी जाती हैं और अलग अलग तरह के बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो जो बात मैंने कही कि अगर व्यक्ति संतान की उत्पत्ति को रोक देगा, दंपति संतान की उत्पत्ति को रोक देंगे, तो जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी, और जो आने वाली जनरेशन है अगर वो नहीं आएगी तो पूरी की पूरी एक पीढ़ी के नहीं आने पर पूरी प्रजाति के समाप्ति का संकट गहरा जाता है। तो इसलिए परिवार और समाज प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। वैवाहिक दंपति संतानों को जन्म देकर अपनी प्रजाति के प्रभाव को प्रवाहित रखते हैं, और इस कृत्य से प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। अब आएगा शारीरिक कार्य। तो परिवार के द्वारा कौन कौन से शारीरिक कार्य संपन्न किए जाते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको जानना होगा। पहला, शारीरिक सुरक्षा। शारीरिक सुरक्षा से यहाँ क्या तात्पर्य, मान लीजिए, और ये आप देखते हैं, आप सभी परिवार से संबंधित हैं, हम सभी का कोई छोटा बड़ा कैसा भी आकार में लेकिन परिवार है। तो हम ये देखते हैं कि इस परिवार का जो स्वरूप है वो उसके अलहदा उस परिवार से हमें क्या प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है, वो शारीरिक तौर पर बीमार पड़ गया है, या उसके चोट लग गई है, उसे किसी प्रकार का आघात पहुंचा है, तो ऐसी स्थितियों में परिवार ही उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी देखभाल करता है। और जिनके पास परिवार नहीं है उनके लिए बीमारी की स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में बड़ी घातक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो शारीरिक सुरक्षा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार्य है परिवार का। और फिर उसके बाद दूसरा जो प्रकार्य है यहाँ शारीरिक कार्य के अंतर्गत, वो है बच्चों का पालन पोषण। तो बच्चों का पालन पोषण शारीरिक कार्य के निमित्त बच्चों के पालन पोषण के रूप में परिवार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए, ये चीज़ें वैसे तो अंडरस्टूड हैं, समझने योग्य हैं कि यौन इच्छाओं की पूर्ति परिवार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, संतान उत्पत्ति परिवार का महत्वपूर्ण प्रकार है, और परिवार एक छत की तरह, एक शेल्टर है जो आपको तमाम तरह की बाधाओं से
न केवल मुक्ति दिलाता है अपितु सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि बच्चों का पालन पोषण, शारीरिक कार्य, ये सारे के सारे कार्य परिवार द्वारा होते ही हैं और उनकी सुरक्षा के हर प्रयास परिवार के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला जो कार्य है वो देखेंगे। शारीरिक कार्य के अंतर्गत ही आवास, भोजन एवं वस्त्रों की व्यवस्था करना। तो आवास, भोजन और वस्त्र ये हमारी प्राथमिक मौलिक आवश्यकताएं, मूल आवश्यकताएं। क्या? आवास, रहने के लिए छत का प्रबंध होना चाहिए। भोजन, जिससे व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके, बिना भोजन के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। और वस्त्र, सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए वस्त्रों का भी होना आवश्यक है। तो परिवार अपने सदस्यों के लिए आवास और पुष्टिकारक भोजन, जिसको हम पौष्टिक भोजन कहते हैं, तथा आरामदायक, स्वच्छ, साफ सुथरे वस्त्रों का प्रबंध करता है। और ये आप जानते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें कौन कौन सी? आवास, भोजन एवं वस्त्र। इन तीनों चीज़ों की व्यक्ति के जीवन में अपरिहार्य रूप से आवश्यकता होती है। अपरिहार्य का अर्थ होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। ठीक है, अब आते हैं हम आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य क्या है? उत्तराधिकारी का निर्धारण। तो परिवार की पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को संपत्ति, पदों का हस्तांतरण करती है। क्या करती है? परिवार की पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को संपत्ति और पदों का हस्तांतरण करती है। और प्रत्येक परिवार में वंशगत संपत्ति का आदान प्रदान होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि पितृसत्तात्मक परिवार, मैंने जब आपको पढ़ाया, पितृवंशी परिवार पढ़ाया, तो वहाँ स्पष्ट था कि पिता की संपत्ति, परिवार की संपत्ति उस घर के ज्येष्ठ पुत्र को या उस घर के जो भी पुरुष सदस्य हैं। अब भांजा अगर उस घर में अगर किन्हीं कारणों से रह रहा है तो ऐसा नहीं है कि भांजे को संपत्ति मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं और उसके छोटे भाई के पुत्र है तो उसको संपत्ति मिलेगी। ये इस प्रकार के पितृवंशी, ये कानूनी तौर पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, कानूनी तौर पे तो, वैधानिक तौर पे तो पिता की संपत्ति पे पुत्री का भी उतना ही अधिकार है, दादा की संपत्ति पे जितना पोते का अधिकार है उतना ही पोती का अधिकार है। लेकिन सामाजिक रूढ़िगत परंपराओं की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पितृवंशी परिवार में पिता की संपत्ति पुत्र को ही प्राप्त होती है और मातृवंशी परिवार में माता की संपत्ति पुत्री को प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ हम इसके बारे में, पितृवंशी परिवार और मातृवंशी परिवार के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो उसे दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। अब इसके बाद हम जानेंगे कि हम पढ़ रहे हैं आर्थिक कार्य। तो आर्थिक कार्य में हम जानेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा आर्थिक कार्य में पहला विभाजन था उत्तराधिकारी का निर्धारण। अब इसके बाद दूसरा हम जानेंगे उत्पादक इकाई। उत्पादक इकाई के रूप में परिवार का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवार में कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं। परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर वंशानुगत व्यवसाय कर परिवार के लिए आजीविका जुटाते हैं। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम समाजशास्त्र को कहीं ना कहीं साइंस कहते हैं तो मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि समाजशास्त्र के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो स्वयं में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो जब हम उत्पादक इकाई की बात करते हैं तो उत्पादक इकाई के रूप में परिवार का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवार में कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं। परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर वंशानुगत व्यवसाय कर परिवार के लिए आजीविका जुटाते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे श्रम विभाजन की। तो श्रम विभाजन क्या है? परिवार श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप है। श्रम विभाजन यूँ तो समाज में पाया जाता है, लेकिन परिवार समाज का एक ऐसी इकाई है जो जिसके बगैर समाज के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। तो श्रम विभाजन का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म रूप में परिवार में भी देखने में मिलता है। परिवार में स्त्री, पुरुष, बच्चे और वृद्धों के मध्य कारणों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। ये बिल्कुल तयशुदा बात है, हर परिवार में ऐसा होता है। यहाँ तक कि आधुनिक
परिवारों में, विकसित देशों में हर जगह परिवार का ये स्वरूप विद्यमान रहता है। और परिवार में बालकों के पालन पोषण के लिए बाह्य कार्य जो किए जाते हैं वो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। और अमूमन देखिए ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि जो बाहर के कार्य हैं वो पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाते हैं और जो घर के कार्य हैं वो महिला सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या देखते हैं हम, धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य किनके द्वारा, परिवार में धार्मिक कार्यों की जो पूर्ति है वो भी की जाती है। परिवार का एक बहुत, देखिए धर्म क्या है, धर्म हमने धर्म और जादू को जब आपके मानव शास्त्र के पेपर में पढ़ा तो हमने स्पष्ट तौर पे पढ़ा था कि धर्म व्यक्ति को सबलता देता है। धर्म व्यक्ति को एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करने की राह देता है और वह विश्वास जो कि बिल्कुल भी तार्किक नहीं है, जिसको आप किसी तर्क के आधार पे, किसी कसौटी के आधार पे कस नहीं सकते। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि तार्किक आधार पर इसे कसा नहीं जा सकता। तो इस तर्क के आधार पे जब इसको नहीं कसा जा सकता तो ये किस चीज़ पे आधारित है, पूर्णतः विश्वास पे। ये मानना कि कोई ऐसी अपार शक्ति है, कोई ऐसी असीम शक्ति है जो तमाम विपदाओं में, तमाम परेशानियों में हमें थाम लेगी, हमारा सहारा देगी, हमारे पुकारने पर वो हमें दिखाई नहीं देगी परंतु वो हमारी सहायता के लिए आएगी। ये जो विश्वास है, इस विश्वास को सींचा जाता है परिवार के द्वारा। परिवार आरंभ से ही अपने बच्चों को अपने अपने जो मत हैं उनके अनुरूप, आप मुस्लिम मत को मानते हैं, आप क्रिश्चियन मत को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आपके जो मत है उसके अनुरूप आप धार्मिक कार्यों का निर्वहन स्वयं भी करते हैं, अर्थात परिवार करता है और अपने परिवार के सदस्यों को भी ये चीज़ सिखाई जाती है। और जब स्वर्ग नर्क की बात होती है, सदाचार, और ये देखिए धर्म एक कंट्रोलिंग पावर है। धर्म समाज में बहुत सारी परेशानियों को रोकता है। आपका ये विश्वास कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए आपके धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। आपका ये विश्वास कि आपको किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो वे लोग जो उस असीम शक्ति से बहुत डरते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोग इस तरह के अनाचार दुराचार से दूर रहने की चेष्टा करते हैं। पाप और पुण्य की अवधारणा इन्हीं जो धार्मिक कार्यों का जो एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, शिक्षण कार्य। परिवार सिर्फ आपको स्कूली शिक्षा तक के लिए पाठशाला में भेजने का दायित्व नहीं है, अपितु उसके साथ एक आप आदर्श नागरिक बन सके, इसलिए बालक को निरंतर परिवार के द्वारा सिखाया जाता है कि उसे किन कार्यों को करना है और किन कार्यों को नहीं करना है। जैसे परिवार के द्वारा ही सिखाया जाता है कि परिवार को जो मुख्यतः जैसे कि क्रोध नहीं करना है, स्नेह भाव रखना है, अपने छोटों से प्यार से बात करना है, बड़ों का सम्मान करना है, और जो आपको ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, जो आपको कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं, वो सभी प्रकार के कर्तव्यों को आपको करना है। तो ये जो शिक्षण कार्य है वो परिवार के द्वारा किया जाता है। अब इसके पश्चात हम जानेंगे और क्या कार्य हैं परिवार के। तो मनोरंजनात्मक कार्य। सिर्फ परिवार अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं देता, सिर्फ परिवार शिक्षा दीक्षा का कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, परिवार सिर्फ आपकी शारीरिक आवश्यकता दैट मीन्स भोजन, वस्त्र और आवास का ही प्रबंध नहीं करता, अपितु उसके साथ साथ आपके मनोरंजन का भी परिवार ध्यान रखता है। परिवार अपने सदस्यों को स्वस्थ मनोरंजन, क्योंकि देखिए बच्चों ये बात आपको मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और मनोरंजन के अनेक साधन हो सकते हैं, खेल कूद हो सकता है, मूवीज़ देखना हो सकता है, इंडोर गेम्स हो सकते हैं, आउटडोर गेम्स हो सकते हैं, गीत संगीत होता है। आपने देखा होगा परिवार में हम अंताक्षरी खेलते हैं, है ना। ये इस तरह के कार्य व्यक्ति को मानसिक तौर पे बहुत सुदृढ़ रखते हैं। आपका मनोरंजन आपके स्वास्थ्य को बहुत बेहतर करता है। तो
ये बात आपको, जो बच्चे निरंतर खेल और खेलकूद की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, आप उन बच्चों का जब अध्ययन किया जाता है तो ये पाया जाता है कि उन बच्चों का जो मस्तिष्क है वो उन बच्चों के कंपैरिजन में बहुत शार्प होता है जो बच्चे डल होते हैं या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके पश्चात परिवार का और एक कार्य आता है, फैमिली की एक और जो भूमिका है वो है मनोवैज्ञानिक कार्य। तो परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या, अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और सुरक्षा प्रदान करना है ही, तथा उसको एक साइकोलॉजिकली उसको स्ट्रेंथफुल फील कराना है कि किसी भी स्थिति में हम आपके साथ हैं। और जब ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बच्चे के भीतर आती है तो बच्चे का मानसिक विकास और मस्तिष्क को मजबूत बनने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। अब इसके पश्चात जो हमने सिद्धांत प्रथम वर्ष में पढ़ा था, सोशलाइजेशन, समाजीकरण का, तो परिवार समाजीकरण के अभिकरण के रूप में, अभिकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजेंसी, तो समाजीकरण के अभिकरण के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार बच्चे का समाजीकरण करके उसे समाज के अनुकूल बनाता है। ये बात आप भली बात ही जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ एक हाड़ मांस का पिंड मात्र होता है, फिर उसे सिखाया जाता है किस प्रकार से उसे अपना जीवन यापन करना है। अगर आपको याद हो तो शौच अवस्था समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण अवस्था है कि बच्चे को शौच कहाँ करना है ये सिखाया जाता है। तो आप सोचिए कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं बताया जाएगा किसी बच्चे को तो कैसे समझ पाएगा कि बेडरूम में शौच नहीं करना, सोने वाले कमरे में नहीं करना, रसोई में नहीं करना, घर के दूसरे स्थानों पे नहीं करना। शौच करने का एक अपना स्थान है, वहीं जाके शौच करना है, ठीक है। तो आरंभ तो यहीं से हो जाता है कि बच्चा स्पर्श की भाषा सीखता है, फिर वो भाषा सीखता है, अपने परिवार की मातृभाषा सीखता है, फिर उसे समाज में किस प्रकार से अपनी भूमिकाओं का, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करना है, वो सब कुछ बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। तो ये सामाजिकरण का कार्य परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका का मानक है। फिर उसके बाद मानव अनुभवों का हस्तांतरण भी करता है। ये बिल्कुल निश्चित है कि आप सुनते होंगे, जब आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो आप कहते हैं हमारे समय में ऐसा होता था, हम ऐसा करते थे। बच्चों, आज आप लोग तुरंत ही अपनी पेशेंस खो देते हैं, अपना सब्र खो देते हैं, आप विचलित हो जाते हैं, आप अतिशीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। परंतु आज अगर हम सफल हुए हैं तो उसके पीछे कारण यही कि क्रोध को तो हम भूल ही गए और हमने अपने जीवन में बहुत पेशेंस रखी और अलग अलग तरह के उदाहरण, अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाई हुई नहीं, स्वयं के जीवन के अनुभव। तो इन सब तरह के अनुभवों को जब परिवार के बड़े बुजुर्ग आपके साथ शेयर करते हैं तो आपकी जो अनुभव की जो गठरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखिए, ये लगातार ये बात हमेशा कही गई है कि जिनकी पीढ़ियाँ या पूर्वज उन्हें अपने अनुभवों को बांटते हैं वो व्यक्ति गलतियाँ सहजता से नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अनुभव, हमारे बुजुर्गों के अनुभव हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे सामाजिक नियंत्रण का कार्य। सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी परिवार के एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है कि इसके एक बिल्कुल हम ये मानते हैं सोशल कंट्रोल की एक बहुत बड़ी एजेंसी के तौर पे परिवार काम करता है। जिन लोग, आप देखिएगा, विभिन्न अपराधियों के अध्ययन जब हुए हैं तो ये देखने में आया है कि जिन अपराधियों के परिवार नहीं हैं, या जिन अपराधियों नहीं कहना चाहिए, या जिन लोगों के, जिन व्यक्तियों के पास परिवार नहीं है, ऐसे लोग अपराध की ओर बड़ी तीव्रता से बढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि परिवार आपको सामाजिक प्रतिष्ठा का भय दिखाता है। परिवार आपको ये याद दिलाता है कि आप एक अलग एंटिटी नहीं हैं। आपकी स्वयं की पहचान के अलावा एक ये पहचान भी है कि आप अमुक अमुक व्यक्ति के पति हैं, अमुक अमुक व्यक्ति के आप पुत्र हैं, अमुक अमुक व्यक्ति के आप पिता हैं।
तो आपका ये मौलिक कर्तव्य है कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने पूरे परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में सोचें। आपके किसी कार्य से आपके परिवार को दुख पहुंचेगा, आप इसके बारे में सोचें। जब इस तरह की बातें परिवार के द्वारा, देखिए भावनात्मक रूप से जब परिवार आपको निरंतर चेताता है तो ये एक महत्वपूर्ण प्रकार्य है व्यक्ति को अपराध की ओर जाने से रोकने का। तो ये बात आपको बिल्कुल सर्वविदित है और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि चरित्र निर्माण और एक आदर्श नागरिक बनने की जो पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है, वो परिवार ही है। क्योंकि परिवार भाईचारा, त्याग, सहानुभूति जैसे भाव आपको सिखाता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसके बाद उसके किसी साथी ने उसको गिरा दिया या उसकी कॉपी ले ली, नोटबुक ले ली, उसकी सारे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया, तो वो बच्चा बहुत रोषित होता है, बहुत रोष में होता है, बहुत क्रोधित होता है। और जब अपने घर में आता है और अपने परिवार के सदस्यों से बात करता है तो माता और पिता क्या कहते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये ऐसा होता रहता है और इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला कि हमें सहनशील होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बालक है और उसके किसी मित्र के पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, तो वो ईर्ष्या की भावना उसके भीतर पलती है। फिर वो अपने परिवार के सदस्य से जब बात करता है तो परिवार में माता पिता कहते हैं कि नहीं, ये ईर्ष्या करने वाली बात नहीं है। आपको ये मानना चाहिए कि हर व्यक्ति को जिस प्रकार से उसका कार्य होता है उसी प्रकार से उसे, या जितनी उसकी अर्निंग्स होती हैं उसी के हिसाब से वो उसे अपना खर्च करना चाहिए। तो ये बात भी परिवार में बच्चों को सिखाई जाती है। परिवार में बच्चों को परिश्रम करना सिखाया जाता है। परिवार में बच्चों को नकारात्मक या विध्वंसक मार्गों पर जाने से रोका जाता है। तो परिवार वो पाठशाला है जहाँ बच्चे को निरंतर उस ओर उन्मुख करने का प्रयास किया जाता है जिससे वो समाज का एक ऐसा नागरिक बने जो समाज के उत्तरोत्तर विकास में अपनी भूमिका निभाए। क्योंकि समाज का, देखिए परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। ये एक सारी की सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। बच्चों आप इस बात को अब समझ चुके होंगे कि परिवार के क्या क्या प्रकार हैं। अगर हम इसे संक्षिप्त में, मान लीजिए आपका 4 अंक का प्रश्न आता है कि परिवार के प्रकार लिखिए, तो आप सबको सब नोट्स करके नहीं डाल सकते, तो आप 2-2, 3-3 लाइनों में एक लाइन का गैप छोड़ के लिख सकते हैं कि परिवार का कार्य। पहले तो आप एक पूरी पंक्ति लिखेंगे, परिवार का कार्य शारीरिक, आर्थिक, मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, मानसिक सबलता देना है। क्योंकि व्यक्ति मानसिक तौर पर जब सबल होता है तो वो अनेक चुनौतियों का बड़ी सहजता से, जीवन में आई चुनौतियों का बड़ी सहजता से सामना करता है। बच्चों आज आपका ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। ये यूनिट फर्स्ट का हमने सोशल एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये पढ़ा था। सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद जाति और जनजाति में क्या अंतर है, ये हमने पढ़ा था। यूनिट फर्स्ट का ही आपका 3rd टॉपिक था संस्कृति और संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत, ये भी हम समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद पश्चात हमने एक टॉपिक सबसे पहले जो लिया था और उसको लेने के पीछे कारण मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि अगर आप जादू और धर्म को समझेंगे तो आप आदिम समाजों से जुड़ी हुई सभी अवधारणाओं को सहजता से समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने जादू और धर्म भी आपको पढ़ा दिया। अब यूनिट सेकंड में आपका जो टॉपिक है 3 है, परिवार, विवाह और नातेदारी। आज परिवार का टॉपिक ख़त्म हो गया, तो कुल मिला के हमने 5 टॉपिक आपके समाप्त कर दिए हैं। इस हिसाब से हम काफ़ी तीव्र गति से चल रहे हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि नवंबर एंड तक आपका, देखिए फैब में अगर सब कुछ ठीक रहा, कोरोना का प्रभाव देश से बिल्कुल ख़त्म हो गया, टीका आ गया, ये सारी जो अटकलें लगाई जा रही हैं, और तो अगर ऐसा हुआ तो फरवरी में आपके एग्ज़ाम, विश्वविद्यालय एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो नवंबर तक मुझे लगता है हम अपना कोर्स कर लेंगे। और दिसंबर और जनवरी ये हमारा रिवीजन वर्क का कार्य रहेगा। इसमें हम अनेक जो पिछले कितने वर्षों से, 5-7 वर्षों से जो
विश्वविद्यालय परीक्षा में आपसे प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि एग्ज़ाम जब एंडिंग आपका जब अलार्म बज जाता है कि भाई अब आपका एग्ज़ाम पास आ गया है, तब आप लोग शायद त्वरित गति से इन वीडियोस को खोल के देखेंगे और तभी आपकी क्वेरीज आएंगी, ये मैं भी मान के चल रही हूँ। तो अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे परिवार पढ़ चुके हैं, विवाह या नातेदारी, उसमें से कोई भी एक हम टॉपिक ले लेंगे। और तब तक मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि जितना कुछ भी आपने पढ़ा है, हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, मैं फिर दोहरा रही हूँ, हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। उसके पीछे एक स्पष्ट कारण है कि जब हम महाविद्यालय में रेगुलर आते हैं तो कई बार एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के कारण कुछ बच्चों की कुछ क्लासेस मिस हो जाती है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए आप काफ़ी कोर्स कर चुके हैं, इसे पढ़िए। और आने वाले समय में अगर आपको कोई समस्या है तो बेझिझक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन डालिए और थोड़ी देर में मैं आपको PDF नोट्स भी शेयर कर दूंगी। और इस शुभकामना के साथ कि आप अपने भविष्य को लेकर संजीदा होंगे और पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।